देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बाद निकाय चुनावों जल्द ही करवाने के निर्देश जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं और साथ ही साथ यदि हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जिक्र करें तो उनकी तरफ से भी सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 2 महीने के अंतर्गत जो है वो निकाय चुनाव हरियाणा के अंदर जो है वो करवाए जाएं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी। सर, क्या कुछ डायरेक्शंस हैं सबसे पहले तो हाईकोर्ट की तरफ से और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि देता हूँ। हरियाणा राज्य में 34 जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके चुनाव ड्यू थे। जून 2022 में जितने भी नगर निकाय स्थानीय नगर निकाय थे, जिसमें से 28 नगर पालिकाएँ और 18 नगर परिषद, उनके चुनाव ड्यू थे, वो हमने संपूर्ण करा दिए थे। उसके बाद समय समय पर कुछ नगर निगमों के और नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू होते गए। तो अभी जो हमारे पास गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये 2 नगर निगम थे जिनके 2022 से चुनाव ड्यू हैं, और नगर निगम मानेसर जो पहली बार जिसका चुनाव होने जा रहा है 2020 में स्थापित की गई है, तो उसका 5 वर्ष में पहली बार चुनाव होना होता है, तो उसका भी हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। नगर परिषदों में 4 थी, जिसमें से अम्बाला सदर, सिरसा, थानेसर और पटौदी जटोली मंडी नई नगर परिषद बनाई गई है। इनका चुनाव होना है, और 22 जो विभिन्न नगर पालिकाएँ हैं। तो नगर परिषद थानेसर की अभी वार्डबंदी का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए राज्य सरकार ने उसकी अभी हमें अनुशंसा नहीं की है चुनाव के लिए। और कालांवाली एक छोटा कस्बा है सिरसा जिले में, वहाँ कोई कोर्ट केस की वजह से वो भी काम अटका हुआ था, तो वो भी इस चरण में नहीं हो पा रहा है। और इसी प्रकार जो 5 हमारे नगर निगम हैं, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, यहाँ पर भी वार्डबंदी का काम और रिजर्वेशन का काम पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से ये प्रथम चरण में नहीं लिए जा रहे हैं। साथ ही 2 महापौर के पद रिक्त हुए हैं, उनके उपचुनाव भी हम इसी प्रथम चरण में करवाने जा रहे हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है, श्री निखिल मदान जो MLA चुन लिए गए हैं सोनीपत विधानसभा से, वो नगर निगम सोनीपत के महापौर थे, वो सीट खाली होने से उपचुनाव हो रहा है। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा नगर निगम अम्बाला की महापौर थी, वो कालका से विधानसभा में चुन ली गई हैं, तो वो पद भी खाली है। वो चूँकि 6 महीने से ज़्यादा का समय रहता है, तो वो भी हम उपचुनाव करवाने जा रहे हैं। मतदाता सूची का यदि हम जिक्र करें सर, तो मतदाता सूची को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो तमाम जिला उपायुक्तों को, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को जो है वो दिए गए हैं। कब तक की लास्ट डेट है और क्या कुछ पैमाना रहने वाला है? हाँ, किसी भी चुनाव के लिए जो संबंधित मतदाता सूची का तैयार होना आवश्यक है, तो स्थानीय नगर निकायों के लिए मतदाता सूची जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की MLA वाली जो मतदाता सूची होती है, वही प्रयोग में लाई जाती है। उसको हम वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उस पर दावे आपत्तियां सुनने के बाद फाइनल जो तैयार होती है उसका एक शेड्यूल होता है, जो जिसकी स्टैट्यूटरी एक्ट के हिसाब से। तो पहले तो 9/12/2024 से हमने ये कार्य शुरू किया है, उपायुक्तों को और सभी संबंधित को इसके बारे में हिदायत कर दी गई है। तो 9/12 से 16/12/2024 तक ये जो मतदाता सूची है विधानसभा की, उसको वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इलेक्टर वाइज, और पहला हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन 17/12/2024 को होगा, उसके हिसाब से वार्ड वाइज। उसको देख के पब्लिक को वो चूँकि अवेलेबल होगा, उसमें किसी का नाम रह गया है या किसी का नाम गलत डाल दिया गया है या किसी की मृत्यु हो गई है या किसी अन्य कारण से उसकी वोट नहीं होनी चाहिए फिर भी डल गई, तो लोग उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। किसी का नाम रह गया तो अपना क्लेम डाल सकता है। इसके लिए 6 दिन का समय दिया जाएगा। 23/12/2024 तक लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। ये सभी आने पर 3 दिन के अंदर जो रिवाइजिंग अथॉरिटी अमूमन SDM होते हैं वो इनका निपटान करेंगे। लेकिन कई बार किसी को लगता है कि SDM का जो डिसीजन है वो सही नहीं है, तो वो उसके खिलाफ उपायुक्त, जिला उपायुक्त को अपील कर सकते हैं। उसके लिए 3 दिन का समय रहेगा अपील दायर करने का, 31/12/2024 तक। और उसके बाद उपायुक्तों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन में उन अपीलों का सभी का निपटान करके और वो फाइनल पब्लिकेशन के लिए सूची तैयार करें।
6/1/2025 को अभी प्रस्तावित है। हमारी जो अंतिम सूची वार्ड वाइज वोटर लिस्ट तैयार हो पाएगी, जिसका प्रकाशन होगा। आमतौर पर वो फिर जब राज्य निर्वाचन आयोग में आ जाती है तो फिर 4-5 दिन में हम जो फाइनल इलेक्शन का प्रोग्राम जारी कर देते हैं। आपने बताया सर कि 2 फेजेस में चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो जो मतदाता सूची जो 6 जनवरी को जारी की जाएगी वही दोनों फेजेस के लिए मान्य होगी या फिर उसके लिए अलग से जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा? नहीं, ये जो मतदाता सूची जिनका पहले फेज में है उन्हीं संस्थाओं के लिए है। जो बाकी की संस्थाएं रह गई हैं उनकी वार्ड बंदी नहीं हुई है, और वार्ड बंदी हुए बिना मतदाता सूची का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि वार्ड्स में ही जो असेंबली वाली जो लिस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जैसे ही वार्ड बंदी होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो हमारे पास लिस्ट आई हुई है उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके इसी तरह का कार्यक्रम उसके लिए भी जारी होगा। फर्स्ट फेज में सर कितनी निगम जो हैं उनको डाला गया है, पालिकाएं और परिषद को डाला गया है? 3 नगर निगम, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर, 3 नगर परिषद, अम्बाला सदर, सिरसा और पटौदी जटोली मंडी, और बाकी 21 नगर पालिकाएं हैं जिनको हमें रखा है। 2 उपचुनाव होंगे महापौर नगर निगम सोनीपत, महापौर नगर निगम अम्बाला के, जो मेयर की 2 सीटें खाली हुई जैसे मैंने बताया। और इसके अलावा कुछ उपचुनाव भी हैं, कहीं पर कोई सीट खाली हो गई है कोर्ट के आदेश से, या किसी की मान लो जो शिक्षण सर्टिफिकेट है वो ठीक नहीं पाया या किसी कारण से, या कोई रिजाइन कर गया, तो वो भी जो अब तक उपचुनाव जो सीटें खाली हुई हैं उनके उपचुनाव भी हम साथ करवाने जा रहे हैं। तो चुनावों की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ तब्दीलियां जो हैं वो देखने को मिली, प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर महापौर का होगा, पार्षदों का होगा, किस तरीके से रहेगा? जो मेंबर जिनको हम बोलते हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हो, म्यूनसिपल काउंसिल हो या नगर निगम हो, वो तो डायरेक्ट वार्ड के लोग ही अपने अपने जो सदस्य का चुनाव करते हैं। आमतौर पे उनको पार्षद कह देते हैं, नगर पार्षद कह देते हैं, लेकिन जो एक्ट में शब्द है वो मेंबर है, मेंबर ऑफ द वार्ड। और जो पिछले चुनाव से पहले राज्य सरकार ने म्यूनसिपल एक्ट और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में प्रावधान करके प्रेसिडेंट और मेयर के पद को सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने का प्रावधान किया था, तो इस बार भी वही रहेगा। पूरा शहर जहाँ पर नगर निगम है वो मेयर या महापौर का चुनाव करेगा, और जहाँ पर प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटी में, वहाँ पे भी पूरे जो म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कमेटी है वो मेयर अपना प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। इस बार सर यदि हम राज्य सरकार का जिक्र करें तो डीएससी वर्ग को जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने का काम किया है, बीसीबी वर्ग को जो है वो फैसिलिटीज़ देने का काम किया है, आरक्षण देने का काम किया है। उनकी जो प्रतिभागिता है उनको किस तरीके से इसके अंदर जो है वो संयोजित किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा पैमाना उसका? देखिए, जहाँ तक तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, ऑलरेडी एक्ट में 33% प्रावधान है कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंट कैटेगरीज के लिए 33% रिजर्वेशन महिलाओं की रहेगी सभी वार्डों में, सभी नगर निगमों में, सभी नगर परिषदों में और नगर पालिकाओं में। उसके बाद जहाँ तक अनुसूचित जाति का संबंध है, 20% का आरक्षण का प्रावधान है, जो राज्य सरकार की आरक्षण नीति है, रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से। पिछले चुनाव में BCA के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जस्टिस दर्शन सिंह की अध्यक्षता में बनाया था, और उनकी रिकमेंडेशन मान के अब इसी प्रकार BCB के लिए भी मुझे पता लगा कि विधानसभा ने एक अधिनियम पारित कर दिया है। तो वो काम जो है वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ का है, वो हमें उसके हिसाब से वार्ड वाइज रिजर्वेशन और मेयर और प्रेसिडेंट की भी जो पोस्टें किस कैटेगरी के लिए रिजर्व होंगी वो करके देंगे, फिर हम उसके हिसाब से चुनाव करवाए जाएंगे। मतदान किस तरीके से होगा सर, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमने कुछ एक 7 वर्षों के अंदर देखे हैं, तो इस बार भी EVM का इस्तेमाल होगा, क्या कुछ रहेगा सर? हाँ, ये चुनाव सभी चूँकि EVM से हम करवा रहे हैं। इसके लिए M2 टाइप की जो EVM है, जो पहले
विधानसभा और लोकसभा में भी प्रयोग होती थी। पिछले कुछ समय बाद जब नया वर्जन आ गया था जिसमें वीवीपैट वगैरह की व्यवस्था है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने M3 टाइप की ईवीएम्स प्रयोग करनी शुरू कर दी है। वो किसी और को नहीं दी जाती ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो सके। हमें M2 टाइप की ईवीएम्स प्रयोग करने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है, तो उनकी हमने समुचित व्यवस्था कर ली है और उन्हीं से ये चुनाव होगा। हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में नंबर्स के अंदर जो है वो ईवीएम्स हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर काफ़ी वैसे भी वो बहुत सारा भूचाल जो है वो सियासत में मचा हुआ है सर। देखिए, जहाँ तक M2 टाइप ईवीएम जो हम प्रयोग में करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये एक इम्प्रूव्ड गजट है, एक किस्म से कैलकुलेशन और स्टोरेज के लिए। जो भी उसमें एंट्री डाली जाती है उसको स्टोरेज के लिए उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं आसानी से और हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो कोई इसमें सॉफ्टवेयर है, ना इसके साथ कोई और छेड़छाड़ हो सकती है। एक बार सील लगी और अगर सील इंटैक्ट है तो उस समय में कोई इसके साथ इंटरेक्ट वो नहीं हो सकती। अधिक से अधिक ये होता है कि बैटरी की अगर लाइफ ख़त्म हो गई तो नई बैटरी रिप्लेस करते ही फिर वो रिट्रीव हो जाती है जितनी भी चीज़ें हैं। तो M2 टाइप ईवीएम जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसके बारे में कोई भ्रांति किसी को नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मिसयूज़ की कोई संभावना नहीं है। एक बार सबके सामने वोट डल गई, सील हो गई और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम में चली गई, तो फिर काउंटिंग वाले दिन सबके सामने ही खुलेगी सील और जो वोटें डली हुई थी वही वोटें उसमें मिलेंगी। और इसके लिए हमने तकरीबन हमें 17,500 के करीब ईवीएम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। हमें 15,077 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में और 2300 के करीब म्यूनसिपल कमेटीज़ में उनकी हमने समुचित व्यवस्था कर ली है। उनकी जो फर्स्ट लेवल चेकिंग है, जो कंपनी के इंजीनियर्स हैं, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, 3 जो भारत सरकार के दायरे हैं, वही इनको बनाने के लिए मतलब उनको परमिशन है और कोई ये नहीं बना सकता। हमने उनको पत्र लिख दिया है, उनके इंजीनियर्स आके इनकी प्रॉपर चेकिंग करेंगे कि ये वर्किंग हालत में है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद फिर ये प्रयोग में लाए जाएंगे। सिक्योरिटी का जिक्र करें तो क्या सभी पोलिंग बूथ्स पर सीसीटीवी कैमरास होंगे? एक मॉनिटर सेल किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, किस तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो सभी पोलिंग बूथ्स की जाएगी? नहीं, जहाँ तक तो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ्स की लिस्ट आएगी, डिप्टी कमिश्नर्स और एसडीएम्स अपने साथ डीएसपी और एसपी को लेके जो निर्धारित करेंगे कि जहाँ कोई गड़बड़ी पिछले सालों में होती रही है या आशंका है गड़बड़ी होने की, या कोई जो जैसे शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन का है या कहीं कोई दूसरी किसी धर्म के जहाँ पर माइनॉरिटी का है, जहाँ पे कोई इस तरह की आशंका हो, तो उन जगहों पर हम वीडियोग्राफी टोटल सुबह से लेकर शाम तक करवाएंगे। इसके अलावा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं जो पूरा चक्कर लगाते रहते हैं पूरी कमेटी, कॉरपोरेशन या काउंसिल का, उनके साथ भी वीडियोग्राफर्स होते हैं। कहीं पे कोई दंगा हुआ, कहीं कोई मशीन रुक गई या कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी भी वीडियोग्राफी तुरंत पूरी करवाई जाती है। सभी जगहों पर कैमरा एक तो कॉस्टली बहुत होता है और उनका फिर उसकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रबंध करने पड़ते हैं, ना ही उसकी आवश्यकता, क्योंकि शहर में है, शहर के बीच में ही है, सबके सामने ही हो रहा होता है। और बाकी व्यवस्था रहेगी लॉ एंड ऑर्डर की, वो फिर जब चुनाव का कार्यक्रम जारी करेंगे तब हम आपसे उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे कि क्या हमने प्रबंध किए हैं। आखिरी सवाल सर, कब तक गुंजाइश है कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है? उम्मीद है कि अगर मतदाता सूचियों का अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन अगर 6 जनवरी को हो जाता है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, तो हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में चुनाव संपन्न करा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह, जिन्होंने विस्तार से किस तरीके से मतदाता सूची जो है वो प्रस्तुत की जाएगी, फिर उसको जारी जो है वो किया जाएगा और क्या कुछ कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो रखी गई हैं, किस तरीके से तमाम बाड़बंदी जो है वो की जाएगी और कब तक जो है वो चुनाव करवाए जा सकते हैं, उसको लेकर जो है वो विस्तार से जानकारी दी। ओवर टू यू।